नमस्कार, विधि चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर जो प्रिलिमिनरी किया था, उसका सेकंड और फाइनल पार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 1 किया था और सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 जिसमें डेफिनेशंस थी ए से जेड तक, उसके आगे हम कर रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 सेक्शन है, 1 से लेकर 5 तक। तो आज हम शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रिलिमिनरी सेकंड पार्ट। सब क्लॉज सेकंड ऑफ सेक्शन 2, words and expressions used herein and not defined but defined in Information Technology Act 2000, जिसका नाम है 21 ऑफ 2000, हाँ 21 ऑफ 2000 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 shall have meanings assigned to them respectively in that act and in भारतीय न्याय संहिता 2023। ये है, इसका मीनिंग समझिए। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन, देखिए क्या है, आपने ए से जेड तक डेफिनेशंस पढ़ ली थी। ए से जेड तक डेफिनेशन जब आपने पढ़ी थी तो सभी की डेफिनेशन आ गई, ऐसा नहीं है, कुछ डेफिनेशंस रह जाती हैं। तो कहा है कि जो शब्द यहाँ यूज किए गए, यूज हियरिन का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यहाँ जहाँ यूज किए गए हैं, एंड नॉट डिफाइंड, जो कि डिफाइंड नहीं है, लेकिन कहाँ पर डिफाइंड है? डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता 2023, इन दो जगह वो वर्ड डिफाइन है। तो उनका मीनिंग वही होगा जो उस एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है या भारतीय न्याय संहिता एक्ट में। यानी उनका मीनिंग जो है, जो वर्ड्स यहाँ एक्सप्रेशन यूज किए गए उनका मीनिंग यहाँ पर नहीं है, तो उसका मीनिंग कहाँ से उठा लेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से उठा लेंगे और भारतीय न्याय संहिता से उठा लेंगे। इसका सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है। आगे आते हैं। हमेशा बेयर एक्ट साथ में लेकर बैठे, साथ में देखते रहें, क्योंकि हो सकता है कभी कभार एक या दो वर्ड इधर उधर हो जाए, लेकिन मीनिंग जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो वो वर्ड्स बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होंगे, लेकिन आपको बेयर एक्ट अपने साथ हमेशा रखना है। सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस, इसका फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सबसेक्शन, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट otherwise requires unless the context otherwise requires any law, ध्यान रखिएगा किसी भी लॉ के लिए बात कर रहा है, रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट जहां मजिस्ट्रेट के रेफरेंस की बात आ रही है, विदाउट क्वालिफाइंग
without any qualifying words magistrate of first class or magistrate of second class in relation to any area reference to shall be construed as judicial magistrate of first class and जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, यहाँ और होगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास unless the context otherwise requires in any law reference to magistrate without any qualifying words magistrate of first class or magistrate of second class in relation to any area reference to shall be constituted as a judicial magistrate of first class or judicial magistrate of second class in such area। देखिए क्या मतलब है, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय ना हो किसी भी लॉ में, अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जहां पर वर्ड्स भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का जिक्र है, तो उसका मीनिंग जो होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होगा। ये इसका सिर्फ ये मीनिंग है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। Where under any law other than this संहिता functions exercisable functions relates to matters जहां किसी भी और दूसरे कानून में जो संहिता में नहीं है, जहां मजिस्ट्रेट के फंक्शन से बात आती है, रिलेट्स टू मैटर्स ए which involves appreciation or shifting of evidence or formulation of any decision which exposes any person to punishment, penalty or detention in custody pending investigation inquiry
or would have effect to send him for trial before any court जहां पर क्या क्या फंक्शन है, एप्रिसिएशन ऑफ और शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, एक पहला काम। दूसरा काम फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, कोई भी ऐसा निर्णय लेना जिससे किसी व्यक्ति को आशंका हो, विच एक्सपोजेज एनी पर्सन, क्या आशंका हो कि उसे पनिशमेंट मिलेगा, पेनाल्टी होगी, डिटेंशन इन कस्टडी होगी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है, या फिर वुड हैव इफेक्ट टू सेंड हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, किसी और कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाना है, shall be by जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन करेगा ये काम? इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ये काम करेगा। सेक्शन का मीनिंग यही है, ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स कवर हुए, एक दो वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, वो आप बेयर से देख लीजिए, मीनिंग यही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है कि जहां पर एप्रिसिएशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस हो रहा हो या किसी डिसीजन का निर्णय ले रहा हो जिससे उस व्यक्ति को आशंका हो कि उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, पेनाल्टी होगी, डिटेंशन होगी, कस्टडी में होगी, डिटेंशन इन कस्टडी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, इंक्वायरी पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है, या फिर वुड हैव इफेक्ट टू सेंड हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन एक्सरसाइज करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, इन सच एरिया। ठीक है, आगे बढ़ो। where it is administrative और एग्जीक्यूटिव नेचर, इन नेचर, जहां पर ऐसा कोई भी मैटर है किस तरह का है, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नेचर है, सच एज, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो क्या है, कौन कौन से 4 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है ग्रांटिंग लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, चौथा सैंक्शनिंग, परमिशन टू प्रोसिक्यूशन, परमिशन वर्ड एक्स्ट्रा अननेसेसरी आ गया जबकि सैंक्शनिंग में सब छुपा हुआ है, सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ये दिया नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो जहां पर वेयर इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव नेचर, सच एज, जहां पर क्या काम हो रहा हो, ग्रांटिंग लाइसेंस हो रहा हो, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस हो रहा हो, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो रहा हो, सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन हो रहा हो या विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हो, ठीक है, शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस में 3 चीजें थी। पहला सेक्शन 1 में मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेक्शन 2 में 2 चीजें ए और बी में दे रखी हैं कि कब कौन सा काम जुडिशियल नेचर का काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस में सिर्फ यही चीजें हैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ offenses अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज
जहां पर ट्रायल हो रहा है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हो रहा है या दूसरे लॉ में हो रहा है। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है, ऑल ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 shall be investigated inquired into tried and otherwise dealt with according to provisions herein after content। पहला पार्ट है, समझ लीजिए मीनिंग। जहां कोई भी अपराध भारतीय नागरिक न्याय संहिता का अंतर्गत है, भारतीय नागरिक संहिता 2023 के अंतर्गत है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी, उसको ट्रायल किया जाना या कुछ और भी काम हुआ ना, वो किसके तहत होगा? विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट। ठीक है, शैल बी इन्वेस्टिगेटेड किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके बाद जो उपबंध आ रहे हैं, इसके बाद मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में जो उपबंध आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफेंसेस अंडर any law and any other law shall be investigated, inquired into, or tried and otherwise dealt according to same provisions। अब यहां से बात इंपॉर्टेंट आती है, यहां से सेम प्रोविजंस सब्जेक्ट टू any enactments enactment in force for time being subject to any enactments in force for time being regulating। क्या रेगुलेट कर रहा हूं? अब यहां पर देखिए, रेगुलेटिंग मैं तोड़कर लिख रहा हूं, ब्रेक करके लिख रहा हूं। रेगुलेटिंग मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरिंग, tried and otherwise dealing such act। मतलब किसी भी दूसरे लॉ में उसकी इन्वेस्टिगेशन इन्हीं प्रोविजंस के अधीन होगी जो किसमें दे रखे हैं? अकॉर्डिंग टू सेम प्रोविजन जो यहां पर दे रखे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा में दे रखे हैं। बट सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट, अगर उस दूसरे कानून में क्या दे रखा है जो उस समय अस्तित्व में है, वो रेगुलेट कर रहा है, मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता रहा है, प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता रहा है, इंक्वायरिंग के प्रोसीजर बता रहा है, ट्रायल की प्रोसीजर बता रहा है, या अदरवाइज कोई दूसरा प्रोसीजर कहला रहा है, तो उसके अंतर्गत होगा। यहां पर इतना ही मतलब है। यानी अगर भारतीय न्याय संहिता के अपराध हैं तो वो BNSS से गवर्न हो जाएंगे, पर अगर कोई दूसरा कोई स्पेशल एक्ट पिक्चर में आ जाता है या कोई लोकल लॉ पिक्चर में आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? अगर उसमें दे रखा है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का मैनर दे रखा है, प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, हो गया चौथा सेक्शन। अब इसका लास्ट सेक्शन है और बस वहीं पर हम अपनी क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। लेंथी वीडियो कोई पसंद नहीं करता है। सेक्शन 5 सेविंग, समझिएगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल अफेक्ट, यहां पर एक वर्ड दे रखा होगा, लाइन देखिएगा बेयर एक्ट में, अनलेस द कॉन्ट्रेरी प्रोविजन दे रखा होगा, अनलेस द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वो पढ़ने के लिए यहां पर मैं ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक उसमें तक नहीं कुछ डिफरेंस दे रखा है। तो नथिंग कंटेन इन दिस संहिता शैल अफेक्ट स्पेशल लॉ या लोकल लॉ। पहला पार्ट इसका ये सेक्शन का पहला पार्ट, मतलब 1 2 करके नहीं दे रखा, उस सेक्शन को ब्रेक करके पढ़ना पड़ता है। तो इस संहिता में कुछ भी ऐसा दिया हो तो वो स्पेशल लॉ लोकल लॉ को प्रभावित नहीं करेगा, बट 3 चीजें दे रखी हैं। स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन, स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अगर ये दे रखा है स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन या स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर दे रखा है, तो वो उस स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अकॉर्डिंग होगा, यानी वो जो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ है वो बीएनएस पे ओवरराइडिंग उसकी पावर होगी। तो बस हमारा यहीं तक था, ये प्रिलिमिनरी खत्म हो गया है। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड, जो कि सेकंड चैप्टर है, एंड ऑफिसेस, उसमें 6 से 20 तक सेक्शन है। कोशिश करूंगा कि उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करूं, तो आप बार बार रिपीट करके देखते रहिए, क्योंकि चीज़ें जब आपके कान में पड़ती रहेंगी बार बार, तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और जो कर सकते हैं वो भी करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।